जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर रीड 2025 की एक स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। चलिए, आज का हमारा जो स्पेशल विषय है आपके लिए वह है भारतीय संविधान। संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम देखने वाले हैं। संविधान का संपूर्ण निचोड़ आपको मिलने वाला है। यह क्लास स्पेशली है जो है लेवल 2 के लिए बनाई जा रही है, ठीक है, क्योंकि लेवल 2 में एसएसटी के अंतर्गत संविधान से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। एग्जाम स्पेशल यह क्लास होगी। हम आपको ऐसे प्रश्न प्रोवाइड करेंगे शायद आप इससे पहले ना देखे होंगे। तो चलिए, प्रश्नों की हाईलाइट देख लीजिए एक बार। पहला प्रश्न होगा हमारा, भारत के प्रवासी नागरिक को श्रेणी भारत के नागरिकता अधिनियम में संशोधन द्वारा किस वर्ष में प्रविष्ट की गई, यह हमारा प्रश्न होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो वह होगा, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, वह कौन सा सन था, बताइए उसको। और अगला प्रश्न होगा, भारत के संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है। और नेक्स्ट होगा, लोकसभा के लिए चुनाव की इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इस प्रकार के A to Z प्रश्नों की श्रृंखला हम आज आपके समक्ष रखने वाले हैं। इससे पहले एक ही निवेदन करेंगे, आपने हमारे पिछले क्लासेज को नहीं देखा तो एक बार हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आपके लिए बहुत सारी क्लासेज प्रोवाइड की गई है। उन सभी क्लासेज को देखिए और अपने परीक्षा में अच्छा स्कोर कर लीजिए। तो चलिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। निवेदन करेंगे कि पूरी क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। पहले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान का पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है, भारत के प्रवासी नागरिक को श्रेणी भारत के नागरिकता अधिनियम में संशोधन द्वारा किस वर्ष में प्रविष्ट की गई। ए ऑप्शन वर्ष 1989, बी ऑप्शन वर्ष 1992, सी ऑप्शन वर्ष 1996 और वर्ष 2003। बताइए। वर्ष 2003 डी ऑप्शन हमारा होगा। पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। हम सुपर फास्ट तरीके से यहाँ पर आपको क्लास प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट कराना यही हमारा लक्ष्य होता है, ठीक है। तो बात करते हैं, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा 2003 में हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भारत के प्रवासी नागरिक को श्रेणी भारत के नागरिकता अधिनियम में संशोधन द्वारा 2003 में प्रविष्ट की गई थी। तो हमारा डी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगले प्रश्न होगा हमारा, कह रहा है कि किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। कौन सा वर्ष था, बताइए। वर्ष 1951 था, वर्ष 1947 था, वर्ष 1950 था और वर्ष 1956 था। तो चलिए बता दीजिए कौन सा उत्तर सही होने वाला है एक बार हमारा। आपको पता होगा कि भाषाई आधार पर पहला राज्य जो गठित हुआ था वह था आंध्र प्रदेश, ठीक है। भाषाई आधार पर जो राज्य गठित हुआ था वह था आंध्र प्रदेश, ठीक। चलिए, आप लोग नोट करिए, आंध्र प्रदेश किस सन में हुआ था आपको यही बताना है इस प्रश्न में। तो वह था सन 1956 में। जी हाँ दोस्तों, 1956 में पहली बार भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। तो पहला राज्य जो बना था वह था आंध्र प्रदेश। इसे भी आप लोग नोट करिएगा, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए, कह रहे हैं, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। क्या महात्मा गांधी को माना जाता है, अंबेडकर को माना जाता है, जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है, इनमें से कोई नहीं। हम आपको सरल से कठिन सारे प्रश्न आज की इस क्लास में प्रोवाइड करने वाले हैं। तो बने रहिएगा, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। अगर पहली बार विजिट किए हमारे चैनल पर तो इस क्लास को जरूर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए बताइए, उत्तर बताइए। इस प्रश्न का उत्तर तो वैसे सभी लोग बता सकते हैं कौन सा सही होगा। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का निर्माता माना जाता है। इसमें कुछ इधर उधर की बात करने की नहीं है। आप समझते होंगे संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो अंबेडकर साहब ही थे हमारे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आज के दिन हमारे अंबेडकर साहब की इतनी जिक्र क्यों नहीं होती पता है आपको, क्योंकि वो दलित परिवार से आते थे, ठीक है। थोड़ा हमारा समाज वैसा है ना कि जहाँ पर जातियों का बहुत ही बेकार सिस्टम था पहले और आज भी चल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हमारा टॉपिक जो है उस पर पढ़ाई करेंगे सिर्फ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कह रहा है, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने की इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगर आपको लोकसभा चुनाव लड़ना है तो आपको कितनी उम्र पार करनी होगी तब आप चुनाव लड़ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो चलिए बताइए, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष और 40 वर्ष। बताइए। बिल्कुल सही। तो 25 वर्ष के लिए लोकसभा के चुनाव लड़ सकते हैं। हमारा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर आपसे यहीं पर राज्यसभा का जिक्र किया जाए, राज्यसभा का जिक्र किया जाए तो उसकी उम्र जो होगी वह होगी 30 वर्ष, ठीक है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होगी और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होगी।
आपको ग्राम सभा के प्रधान बनते हैं जो अपने गांव में, उनके लिए तो 21 वर्ष ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को आप लोग अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि आपके एक शेयर से हो सकता हो किसी के कुछ और टॉपिक मिल जाए पढ़ने के लिए। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इस प्रश्न की। कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है। आपको पता होना चाहिए राज्यसभा एक अस्थाई होता है। ठीक है, अस्थाई व्यवस्था है, वह कभी विघटित नहीं होता और उसके सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होता है। तो कितने सदस्यों का कार्यकाल कितने दिन तक रहता है आपको यही बताना पड़ेगा। ठीक, क्या 1 वर्ष का होता है कार्यकाल उनका, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, बताइए। चले, कई लोग होंगे जो तुरंत 5 वर्ष मार देंगे, क्योंकि लोकसभा जहाँ तक होता है सांसद विधायक ये सब 5 ही साल के लिए बनते हैं। ठीक है, तो हमारा उत्तर, कई लोग होंगे जो सी मार देंगे, लेकिन यह गलत हो जाएगा। हमारा उत्तर जो होगा 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष की कार्यकाल होती है प्रत्येक राज्यसभा के सदस्यों का। ठीक है, 6 वर्ष के बाद उनको हटा दिया जाता है, फिर से चुनाव किया जाता है। ठीक, इस प्रश्न का हमारा उत्तर जो होगा वह होगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। आपके पास अंतिम समय है, अब समझ लीजिए। अब आपके पास जितने भी दिन बचे हैं ना, उनको अधिक से अधिक पढ़ाई में यूज कर लीजिए, क्योंकि इस बार अगर आप रीट नहीं पास हुए तो आप समझ लीजिए कि आपके यहाँ पर जो वैकेंसी होने वाली है ना, उसमें भी आप बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर सीटें तो माने नहीं करते। आपको रीट हर हाल में पास होना है। इस बार 14 लाख से अधिक लोग फार्म डाले थे, आपको पता होगा। तो परीक्षा भी अधिक से अधिक संख्या में देगी, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह परीक्षा जो है सिर्फ पात्रता परीक्षा है। आपको सिर्फ 90 नंबर लाना होगा। ठीक है, जनरल वालों के लिए सिर्फ 90 नंबर और अदर के लिए 82 नंबर। ठीक है, सिर्फ 82 और 90 नंबर लाना है, पास मार्किंग को टच करके निकल जाना है। ठीक है, और जो मेन परीक्षा होगी उसमें मेरिट बनेगी, उसकी भी तैयारी हमारे चैनल लक्ष्य तक पर आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी, एक पैसा भी नहीं लगेगा। ठीक है, और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट के साथ कराई जाएगी। ठीक, चले, अगर अब तक आपने हमारे पिछले क्लासेज को नहीं देखा तो राजस्थान के जीके को अगर आप नहीं भी जानते, थोड़ा भी नहीं जानते, तो एक क्लास है हमारी 20 से 25 मिनट की क्लास है, उसमें संपूर्ण राजस्थान के जीके को कवर कराया गया है, उसको देख लीजिए। वह राजस्थान के जीके के अंतर्गत जितने भी प्रश्न आपके पेपर में आएंगे उनसे कवर हो जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करिए और रीड क्लासेज के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें वह क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा, भारतीय संघ राज्य क्षेत्र के दैनिक प्रशासन का किसके द्वारा संचालित होता है। ए ऑप्शन राष्ट्रपति, बी ऑप्शन गृह मंत्री, सी ऑप्शन उपराज्यपाल और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए, भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है, यह आपको उत्तर बताना होगा। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न शायद आप पहले नहीं देखे होंगे। हम जान रहे हैं कि यह प्रश्न उत्तर बताइए, देखते हैं कितने लोग उत्तर बता देते हैं। चलिए बताइए, देखते हैं कितने लोग उत्तर बताते हैं। चलिए, भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है, तो वह हो जाएंगे हमारे उपराज्यपाल। सी ऑप्शन हमारा इसमें सही होने वाला है, उपराज्यपाल के द्वारा यह संचालन किया जाता है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि रीट लेवल 2 में एसएसटी के अंतर्गत जो भी संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आज की इस क्लास में आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आपको मैराथन क्लासेस के जरिए हर एक टॉपिक क्लियर कराएंगे जो आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी। ठीक, तो जुड़े रहिए। अंतिम समय में अब आपके लिए ब्रह्मास्त्र प्रोवाइड कर रहे हैं हम अपने चैनल पर, तो एक बार हमारे चैनल पर विजिट जरूर करिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है। ए ऑप्शन होगा महान्यायवादी, बी ऑप्शन होगा मंत्रिमंडल सचिव, सी ऑप्शन होगा गृह सचिव और डी ऑप्शन होगा प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव। बताइए, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है। बताइए, तो क्या महान्यायवादी होगा, मंत्रिमंडल सचिव होगा, गृह सचिव होगा, प्रधानमंत्री का सचिव, प्रमुख सचिव। बताइए तो कौन सा होगा। चलिए, इस प्रकार के प्रश्न थोड़े से आपको टफ लगेंगे, मुझे पता है, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा। इस प्रकार के प्रश्नों को आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्योंकि आपके पेपर में ये प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, संविधान से ही प्रश्न है यह। इस प्रश्न का उत्तर जो हमारा होगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होगा, मंत्रिमंडल सचिव। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर
ठीक। पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? क्या राष्ट्रपति के लिए भी कोई उम्र सीमा की गई है सेट भारत में? बताइए। ए ऑप्शन है 1 बार, बी ऑप्शन है 4 बार, सी ऑप्शन है 3 बार और डी ऑप्शन है जितनी बार चाहे। बताइए। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए। चलिए जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, जितनी बार चाहे वह खड़ा हो सकता है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन हमारे देश में ना ऐसा सिस्टम चलता है ना, एक बहुत ज़्यादा एक बार, आज का जो समय चल रहा है उसमें एक बार ही देख होते हैं ज़्यादातर। देखिए अभी जो भी हाल ही में राष्ट्रपति हुए, प्रणब मुखर्जी हुए, अब इस समय जो वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू जी, देखिएगा एक ही पंचवर्षीय के बाद उनको हटा दिया जाएगा। चाहे भले भाजपा की सरकार रहे, लेकिन वो हट जाएंगे क्योंकि राजनीति करना है उनको, इसलिए सिस्टम तो चेंज करना ही पड़ता है। ठीक। चलिए, लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए यहाँ पर कोई उम्र नहीं है, कितनी भी बार वो खड़ा हो सकता है चुनाव पर। ठीक। चलिए, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्नों का हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए अधिवर्षिता की अधिकतम आयु क्या होगी? बताइए। अधिवर्षिता मतलब रिटायर होने की उम्र पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर शब्दों का थोड़ा सा इधर उधर कर दिया गया, आप ध्यान दीजिएगा। अधिवर्षिता मतलब रिटायर होने की बात की गई। ए ऑप्शन में 60 वर्ष, 61 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष। बताइए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए अधिवर्षिता की अधिकतम आयु क्या सेट की गई? तो वो था 65 वर्ष। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 65 वर्ष। ठीक। चलिए, 65 वर्ष। अगर आपको भी अंतिम समय में कम समय में अधिक तैयारी करनी है तो आप जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि हमारा चैनल लक्ष्य तक आपको ऐसे ही क्लासेस प्रोवाइड कराता रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। एग्जाम के बाद जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा मेन एग्जाम के लिए, आपको रीट की क्लासेज हमारे चैनल पर फ्री में प्रोवाइड फिर से की जाएंगी। जो भर्ती परीक्षा होगी उसकी क्लासेज। ठीक है, वैसे तो बिहार शिक्षक भर्ती की भी क्लासेज हमारे चैनल पर प्रोवाइड की जा रही थी। हाल ही में जो अभी रीट की एग्जाम डेट नज़दीक होने के कारण हमारे जो चैनल पर आपको स्पेशली रीट की क्लासेज मिल रही हैं। जैसे ही रीट की क्लासेज समाप्त होंगी वैसे ही बिहार शिक्षक भर्ती के लिए फिर से क्लासेज स्टार्ट कर दी जाएंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा। आपको टीचिंग एग्जाम की तैयारी करनी हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। कई लोगों की डिमांड है कि रेलवे ग्रुप डी की भी क्लासेज हमारे चैनल पर कराई जाए, लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं, आने वाले समय में हम सोचेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर और अब इस प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? ए ऑप्शन समाजवादी राज्य, बी ऑप्शन साम्यवादी राज्य, सी ऑप्शन लोकतांत्रिक राज्य और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, यही आपसे पूछ जा रहा है। चलिए, बिल्कुल सही, साम्यवादी हो जाएगा। साम्यवादी राज्य हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक। अब तक इतनी देर आपने क्लास देख लिया। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन करिए, क्योंकि टीचिंग एग्जाम स्पेशल यह चैनल आपके लक्ष्य में पहुंचने में बहुत बड़ी सहायता करने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है प्रश्न में, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? एक बात याद करिएगा, प्रश्न को आराम से पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? बताइए। ए ऑप्शन स्वतंत्रता, बी ऑप्शन समता, सी ऑप्शन समाजवादी और डी ऑप्शन न्याय। बताइए। स्वतंत्रता, समता, समाजवादी, न्याय। बताइए, जल्दी बताइए कौन सा उत्तर होने वाला है। आपको अगर 42वां संविधान संशोधन के बारे में आप अगर सुने होंगे जो 1976 में हुआ था, तो उस माफ़ी चाहते हैं 1976 में जो हुआ था उसके बारे में अगर आप जानते होंगे तो इसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, बताइए। चलिए बताइए। बिल्कुल सही, समाजवादी शब्द नहीं जोड़ा गया था, क्योंकि यह जो जोड़ा गया था तो किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और यह 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो वह हुआ था 1976 में। 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसके अंतर्गत संविधान में 3 बातों को जोड़ा गया था। अब बताइए, पहला बात यह हो गया समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। बताइए, और कौन सा होगा एक बताइएगा। ठीक, कमेंट करके जरूर बताइए कि 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए थे। अगर आपको पता है तो वो तीनों शब्दों का वर्णन यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य सीमावर्ती सूची के अंतर्गत आती है? मध्य सूची के अंतर्गत सीमावर्ती की, ठीक। चलिए, मध्य समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा आएगा? ए ऑप्शन अंतरराज्य नदियां, बी ऑप्शन मजदूर संघ, सी ऑप्शन नागरिकता और डी ऑप्शन स्थानीय शासन। बता दीजिए तो। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य सीमावर्ती माफी चाहेंगे, समवर्ती यहाँ पर है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है? देखिए, हम प्रश्न को थोड़ा एक शब्द पढ़ लेते हैं, वो इसके बाद हम अलग से जोड़ दिए, इसलिए हमारी गलती हो गई। ऐसा आप एग्जाम में मत करिएगा। हम आपको, जो हमसे गलती हो जाती है हम आपको बता देते हैं, ऐसा गलती मत करिएगा। आप लोग ध्यान से आराम से प्रश्न को पढ़िएगा, तभी उत्तर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर कहा गया मध्य समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आएगा, बताइए। चलिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा आएगा? मजदूर संघ, बिल्कुल सही। चलिए, मजदूर संघ आएगा, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न देखिए, क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप उत्तर देके बताइए तो। चलिए, कह रहा है कि किसी निर्देशक सिद्धांत पर गांधी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है। कैसा प्रभाव होगा, आप बताइएगा। ए ऑप्शन में कह रहा है समान काम के लिए समान वेतन, बी ऑप्शन कह रहा है निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह की व्यवस्था, और सी ऑप्शन कह रहा है गोवध पर निषेध, और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए, बता दीजिए उत्तर। किसी निर्देशक सिद्धांत पर गांधी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव क्या होगा? चलिए, बिल्कुल कमेंट करिए, एक बार उत्तर देते रहिए आप लोग। चलिए, तो हमारा उत्तर हो जाएगा गोवध पर निषेध, ठीक है। गोवध पर निषेध, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, जो भी क्लासेज अब हमारे चैनल पर आपको सुबह 10 बजे में रीड के लिए प्रोवाइड की जा रही हैं, उन क्लासेज को मिस मत करिएगा, नहीं तो आप पछताएंगे बाद में बहुत ज़्यादा, ठीक है। प्रश्न ऐसे हैं कि आपके परीक्षा में छपेंगे सीधे सीधे, ठीक। चलिए, अब बात करते हैं कि कह रहा है कि भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु क्या है? न्यूनतम आप अगर अब इस समय तो आप लगभग सभी लोग ऐसे हैं जो वोट देने के अधिकार रखते होंगे, ठीक। तो बताइए, क्या 18 वर्ष के होंगे, 21 वर्ष होंगे, 16 वर्ष होंगे, 20 वर्ष होंगे? बता दीजिए कौन सी उम्र है जिसके बाद आप वोट दे सकते हैं पार करने के बाद? कमेंट करिए एक बार। चलिए, कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल सही, 18 वर्ष जब अगर आपने उम्र क्रॉस कर लिया है तो आप वोट देने के अधिकारी हो गए हैं। इस प्रश्न में हमारा उत्तर जो निकलेगा 18 वर्ष, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति भी रहा था। कौन वह व्यक्ति था जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पदों पर बैठा था? ए ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन मनमोहन सिंह, सी ऑप्शन डॉक्टर राधाकृष्णन और डी ऑप्शन नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी तो आप तो पता होगा कि वर्तमान में पीएम है हमारे, ठीक। बताइए तो कौन सा वह व्यक्ति था जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पदों पर बैठा था? चलिए, बिल्कुल सही, एस राधाकृष्णन जो थे, डॉक्टर राधाकृष्णन, वही ऐसे व्यक्ति थे जो भारत के उपराष्ट्रपति भी बने थे और राष्ट्रपति भी बने थे। इन चारों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन निकलेगा सही, वह होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलिए, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। सुबह 10 बजे में रीड की महत्वपूर्ण क्लासेस के लिए आप हमसे जरूर जुड़े एक बार, क्योंकि रीड खुद पास किया था कभी, इसलिए आपको क्लासेस करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना, और किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट पर आपको स्पेशली मैराथन क्लास अलग से चाहिए उसको भी आप बता सकते हैं, हम आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। चलिए, आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे में, तब तक के लिए धन्यवाद।